हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम फिर से एक गोदरेज कंपनी के एक पार्ट को लेके आए, गोदरेज इंडस्ट्रीज़। तो हम गोदरेज इंडस्ट्रीज़ एक गोदरेज कंपनी के लास्ट पार्ट है और हमने सारी गोदरेज कंपनीज की जितनी भी उसके अंदर जो कंपनियां थी, जो स्टॉक्स थे, उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। तो आज लास्ट गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमने बहुत सारी वीडियोज़, स्टॉक की बहुत सारी कंपनीज़ की बहुत सारी वीडियोज़ हमने डाली हुई है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी कोई दूसरी कंपनी पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो हमने वीडियोज़ डाली है और भी आपको नहीं जाननी है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तब। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती, किसमें एंगेज्ड है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर करती? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? जो फैट्स, ऑयल्स, फैट को इंक्रीज करता है, जो वो उसमें फैटी एसिड यूज़ होता है। फैटी अल्कोहल क्या बनाने में यूज़ होता है? जैसे कि शैम्पू, शावर जेल, इन सब चीज़ों में फैटी अल्कोहल यूज़ होता है। और फैटी एसिड के साथ मिक्स करके कुछ ईस्टर्स, आइथॉक्सिलेटेड, ये सब बनाने में भी यूज़ होता है। उसके बाद सफर्टेंट, ये किस में यूज़ होता है? ये एक तरह से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आपके फ्लोर पे कुछ भी गिर गया हो तो उसको अपन क्लीन करते हैं ना, उस तरह का प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है। अब कंपनीज के मेन सेगमेंट्स क्या है? द कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड केमिकल्स, एनिमल फीड, एनिमल को फीड कराने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, वेजिटेबल ऑयल्स, ईस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर्स। इन शॉर्ट बहुत सारे सेगमेंट्स है, केमिकल्स वाला पार्ट भी इंक्लूड है, एनिमल फीड कराने के लिए भी, वेजिटेबल ऑयल्स भी, इस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, फिर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी सेगमेंट्स हैं इनके। तो आप सोच सकते हो कि गोदरेज इंडस्ट्रीज कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत वाइड इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे वाइड सेगमेंट्स है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आपको डायग्राम बताया हुआ है क्रिएट करके। सी, कंज्यूमर एंड केमिकल्स। RE, रियल इस्टेट। ए से एग्रीकल्चर। ये इनके फोर कोर बिजनेस है, जहाँ पे ये मेन चीज़ें हैं। और उसके अंदर ये तो उनके मेन बिजनेस आ गई। अब TE से क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, नई चीज़ें लेकर आना। और इमरजेंट, फोकस्ड इंक्यूबेशन ऑफ न्यू बिजनेसेस, नए बिजनेस को फोकस करना और भी नए सेगमेंट्स को लेके आना, उन पे फोकस करना, उनको भी आगे बढ़ाना। ये सब इनका मेन काम है। मेन कोर बिजनेसेस इनके क्या है? केमिकल्स, रियल इस्टेट, एग्रीकल्चर, ये इसका मेन कोर बिजनेस है। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो, 15,212.50 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसका मिड कैप है, अभी तक ये लार्ज कैप में आया नहीं है, मिड कैप है इसका। प्राइस बुक इसकी 1.63 है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखो तो 277.48, 277.48 का अगर आप 1.63 टाइम्स करोगे तो इसका मार्केट का शेयर प्राइस जो अभी जो चल रहा है वो आएगा। पी देखो, इंडस्ट्री का पी है 74.94, और अगर इसका पी देखोगे तो 42.74। अगर आप इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हो तो आपको अभी ये बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है। उसके बाद अगर आप डिलीवरेबल्स देखोगे तो 67.34%, इतनी परसेंटेज में लोगों ओवरऑल देखे तो इतनी डिलीवरी ली हुई है इस शेयर की। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड में देखो, अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में। रेवेन्यू कब इंक्रीज होता है? जब कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 2017 में 8.90 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था, विच इंक्रीज टू
9.99 थाउजेंड करोड़, 2019 में 11.99 थाउजेंड करोड़ और अब 12.29 थाउजेंड करोड़ है। हर ईयर इसका रेवेन्यू सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में 0.25 थाउजेंड करोड़ विच इंक्रीज टू 0.33 थाउजेंड करोड़। 2019 में 0.58 थाउजेंड करोड़ और 2020 में अगर आप देखो तो थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। 0.58 थाउजेंड करोड़ से हो गया वो 0.55 थाउजेंड करोड़। हम आगे डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से ना ये प्रॉफिट में गिरावट आई है। अगर रेवेन्यू देखो मतलब सेल्स देखो तो वो तो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स मतलब अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 64.96% है, जिसमें से थोड़ा सा उन्होंने प्लेज किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इनका प्रमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इनका 0.28%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DIIs इनके पास 4.40%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs 9.06% एंड रिटेल एंड अदर्स अगर आप देखोगे तो 21.28%। तो इन शॉर्ट अगर आप ओवरऑल इनकी होल्डिंग्स देखोगे तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्लेज किया हुआ है। तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 61.33% था विच इंक्रीज टू इन सितंबर 2020 64.96%, जिसमें से जो प्लेज वाला परसेंटेज है ना वो उतना का उतना ही है। अगर आप जून से कंपेयर करोगे तो अभी भी उतना ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्स कितना था। तो सेल्स मार्च 2020 में तो 3120 करोड़ का इनका सेल्स था, जो जून 2020 में डिक्रीज हुआ है। और जून 2020 में डिक्रीज क्यों हुआ है वो आप सबको पता है। सिर्फ यही कंपनी नहीं है, सारी कंपनियों में जून 2020 में सेल्स डिक्रीज हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन था, पेंडेमिक का सिचुएशन था जहाँ पे वर्कर्स आ नहीं रहे थे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन सितंबर 2020 जब अगस्त में सब कुछ खुलने लग गया तो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप सितंबर 2020 का अगर आप देखोगे तो 2386 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो बहुत मतलब डायरेक्ट 1980 से इतना इंक्रीज हो गया है। अदर इनकम आप देखोगे तो उसमें भी इंक्रीमेंट दिखेगा, 138 से 182 आ गया। तो टोटल इनकम 3278 से तो जून में डिक्रीज हुआ 2118, लेकिन टोटल इनकम अगर आप सितंबर 2020 की देखोगे तो 2569 पे आ गया, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज हो गए हैं जून 2020 से। 1933 करोड़ का जो इनका एक्सपेंडिचर था वो भी इंक्रीज होके 2313 करोड़ पे आ गया। लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखोगे अगर आप, जो मेन इनकम होती है इंटरेस्ट और टैक्स हटा के, वो है 257 करोड़ का। 257 करोड़ मार्च 2020 से तो कम है, हालांकि 297 करोड़ से 257 है, लेकिन इनका बहुत ही मतलब जो इनका धंधा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि एकदम से ओपन होने के बाद भी इतनी ज़्यादा सेल्स होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 89 करोड़ का है, जो मार्च 2020 से भी ज़्यादा है। मार्च 2020 से भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है आप देख सकते हो, इनका एक्सपेंडिचर है वो इस बार कम हुआ है, उस वजह से 71,000 करोड़ से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखोगे तो 89,000 पे आ गया, 89 करोड़ पे आ गया। बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर अगर आप कंपेयर करते हो मार्च 2018 से तो वो 10 रुपये था, सिर्फ 10 रुपीज़, जो इंक्रीज़ हो गया 17.53 रुपीज़ पे आ गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि मार्च 2019 से जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया मार्च 2020 में, तो उस वजह से जो EPS है अर्निंग पर शेयर वो भी थोड़ा डिक्रीज हो गया 16.41, कुछ एक रुपये अगर आप ओवरऑल देखें तो 1 रुपये।
फिर बुक वैल्यू है, लेकिन बुक वैल्यू इनकी इंक्रीज हो गई जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। 139.51 रुपीज़ से 194.96 रुपीज़ और अब हो गया 277.78 रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है। तो बुक वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में, क्यों? क्योंकि इनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से 9.14% से 10.79% और अब वो आ गया 12.24%। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में 7.21% से 9.29 और अब हो गया 10.17%। मतलब इनके जो ऑपरेशंस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होना है जब कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होना कंपलसरी। जब तक नेट प्रॉफिट कब, जब तक अगर है ना कंपनी के एक्सपेंडिचर्स ओवर नहीं हो जाए, अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तब ही नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा सेल्स इंक्रीज होने के बाद भी। लेकिन अभी कंपनी अपने जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी संभल के कर रही है, तो उस वजह से जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में 1.55% से 2.68 और अब हो गया 4.84% पे आ गया है वो। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट दिख रहा है 10.13% से 13.56% और अब वो आ गया 9.54% से। जो इक्विटी होती है उस पे जो प्रॉफिट पे जो रिटर्न मिलता है उस पे ना, तो वहाँ पे आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि आरओसी में तो इतना डिक्रीमेंट नहीं, वो तो एक तरह से कांस्टेंट है। आरओसी में क्यों इतना डिक्रीमेंट नहीं? क्योंकि उसमें टैक्स और इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, उस वजह से आरओसी कांस्टेंट है 11.04% से 12.47%, फिर से 11.16%। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में टैक्स और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी एक तरह से स्टैग्नेंट समझ लीजिए 1.98%, फिर 3.22% और अब हो गया 2.69%। थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। करंट रेशो, तो करंट रेशो आप देखोगे तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और करंट रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए जो मार्च 2020 में हो गया है। करंट रेशो क्यों इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए? वो क्या शो करता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो आपको दिख रही है 0.79 से 0.86 और अब हो गया 1.04। और जब करंट रेशो इंक्रीज हो रहा है तो क्विक रेशो भी इंक्रीज होगा 0.35 से अब हो गया 0.72। करंट रेशो इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या? कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से, और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है जब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में बहुत ज़्यादा, डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी का डेट ज़रूर देखना। जैसे कि 1.88 था 2018 में, डिक्रीज हो गया 1.57 और अब डिक्रीज हो गया 1.15 हो गया। तो आप रेशियोज देख रहे हो सारे एक तरह से आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे कि हाँ चलो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और डेट भी कंपनी का कम हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की, और कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और हमेशा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होना चाहिए। ये क्या शो करता है कि कंपनी की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। CAGR सेल्स, तो उसमें आप देखोगे तो 2018 में वो नेगेटिव में था, नेगेटिव 0.56%, लेकिन वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, पूरा 13% इंक्रीज हो गया। 2019 में अगर आप देखोगे तो 13.33% पे आ गया, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन 2020 में फिर से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। अगर आप 3 साल का अगर आप एवरेज निकालते हो 2020 तो फिर से वो थोड़ा डिक्रीज हो गया 10.51% पे आ गया। वैसे ही नेट प्रॉफिट भी 2018 में तो नहीं बताया क्योंकि शायद थोड़ा सा लॉस होगा अगर आप एवरेज निकालते हो तब, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर 2019 में देखो तो वो आ गया डायरेक्ट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया
67.55% और अब मार्च 2020 में 48% पे आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में। यहाँ पे आप 3 साल का एक एवरेज निकाल रहे हो, उस वजह से आपको डिक्रीमेंट में दिख रहा है। टोटल इनकम इन 2019-20, जैसे कि ये सारे जो नंबर्स है वो करोड़ में है। केमिकल्स, वहाँ से उनको 1595 करोड़ का इनको इनकम हुआ। एनिमल फीड 3717 करोड़। वेज ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल 1094 करोड़। ईस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 3080 करोड़। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट 26 करोड़। डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स 1066 करोड़। क्रॉप प्रोटेक्शन 1096 करोड़। अदर्स में से होता है इनको 477 करोड़ का। तो ये इन्होंने पूरा बता दिया है, डेटा दिया है कि उनको कहाँ, कौन से सेक्टर से, कौन से सेगमेंट से इनको कितना मुनाफा, कितना इनकम होता है। अब हम कंपनी के करंट शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इनका करंट शेयर प्राइस था 452.65 रुपीज़ का इनका करंट शेयर प्राइस था। लेकिन अगर आप 5 ईयर हाई से कंपेयर करते हो तो वो है 699 रुपीज़ का इनका 5 ईयर हाई है। तो आपको हाई से तो ये सस्ते में मिल रहा है। और यहाँ पे इनका कुछ 8.70 रुपीज़ का मोमेंट भी था। तो 5 ईयर हाई से तो आपको ये सस्ता मिल रहा है, लेकिन अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखोगे कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो अभी आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करें इसमें बाय तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि बात क्या है कि गोदरेज एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी है। और उसमें से जो गोदरेज इंडस्ट्रीज, अगर आपने सारे रेशोज़ अच्छे से देखे, पूरी वीडियो अच्छे से देखी, तो आपको कहीं भी इतना भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा है, कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी, कंपनी के जो सेगमेंट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी, मतलब अभी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा बता रही है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते भी हो तो आप डिप में इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।